वेलकम टू आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज 22 दिसंबर 2022 है, तो आइए देख लेते हैं कैसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हमें कवर करने हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल आईएनएस अर्नाला के बारे में है। इंडियन नेवी शिप अर्नाला को हाल ही में एलएनटी ने लॉन्च किया है कट्टुपल्ली शिपयार्ड के थ्रू, जो कि चेन्नई के नज़दीक में है। क्या है ये 8 जो भारत में ही बनाए जाने वाले एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट्स हैं, उनमें से एक है। इसका मतलब साफ है कि ये एक प्रकार का एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट है। एक प्रकार का शिप है जो शैलो वाटर में सबमरीन्स के खतरे को काउंटर अटैक कर सकता है। शैलो वाटर से हमारा क्या मतलब है? शैलो वाटर से हमारा मतलब ये है कि कोस्टल एरिया की सिक्योरिटी को इंश्योर करेगा, क्योंकि शैलो वाटर तो आपको कोस्टल एरिया में ही मिलेगा। आप आगे बढ़ोगे तो आपको डीप सी मिल जाएगा, गहरा पानी मिलेगा। किसने बनाया इसको? इसे बनाया गया है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स के द्वारा। पर्पज़ ये था कि जो एंटी सबमरीन ऑपरेशंस होते हैं उसमें हमें मदद मिले, स्पेसिफिकली इन कोस्टल वाटर्स, और जो लो इंटेंसिटी मरीन ऑपरेशंस होते हैं जिन्हें लिमो कहा जाता है, उसमें हमें कोई कैपेबल शिप मिल जाए। इसके पास सब सर्विस सर्विलांस कैपेसिटी भी है लिटोरल वाटर्स में। लिटोरल वाटर्स का मतलब होता है आसपास का जो पानी का एरिया है हमारे कोस्टल रीजन में, वहाँ पर भी ये सिक्योरिटी को इंश्योर कर पाएगा। इसका नाम ये रखा क्यों गया है? शिप का नाम अर्नाला इसलिए रखा गया है बिकॉज ये एक जो पास का आइलैंड है उसी के नज़दीक में उसी आइलैंड के नाम पर ये नाम रखा गया है। ये काफ़ी स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है। ये जो आइलैंड है, ये जो वसई है उससे 13 किलोमीटर नॉर्थ में है महाराष्ट्र के, जहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज, जो बहुत ही ब्रेव मराठा वॉरियर हुआ करते थे, उन्होंने भी नेवी के फॉर्म में इसकी सिग्निफिकेंस को एक्नॉलेज किया था। रिप्लेसेस की बात करते हैं तो जो अर्नाला क्लास का शिप होगा, ये ASW शिप्स को जो अभ्यास क्लास के हैं उनको रिप्लेस कर देगा इंडियन नेवी के लिए। हमारे पास ज़्यादा एडवांस शिप्स होंगे। फीचर्स की बात करते हैं तो इसके पास जो डिस्प्लेसमेंट कैपेसिटी है दैट इज ऑफ 900 टन। 900 टन डिस्प्लेसमेंट कैपेसिटी का मतलब क्या होता है? ये शिप है, तो ये जो शिप है जब इसे पानी में आप उतारते हैं तो ये कितना टन पानी जो है या मेट्रिक टन जो पानी है उसे हटाता है, डिस्प्लेस करता है। इसके बेसिस पे किसी भी शिप के वेट को या उसकी कैपेसिटी को मेजर किया जाता है। तो ये पानी में जब उतरेगा तो कितना पानी डिस्प्लेस कर देगा, दैट इज 900 टन। मैक्सिमम स्पीड इसकी 25 नॉट्स की होगी। इसका मतलब है 25 नॉटिकल माइल पर आवर की स्पीड अटेन कर सकता है, और ये 1800 नॉटिकल माइल्स की इंड्योरेंस रखता है। इंड्योरेंस का मतलब ये है कि ये एक बार में 1800 नॉटिकल माइल्स ट्रेवल कर सकता है और हमारी जो सिक्योरिटी है उसको इंश्योर कर सकता है। एक अच्छी बात इसमें यह है कि इसे बनाते वक्त 80% इंडिजिनियस कंटेंट यूज़ किया गया है। इसका मतलब ये है कि जो इंडियन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं वो आसानी से इसका जो प्रोडक्शन है वो कर सकते हैं। इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं रहना होगा किसी फॉरेन कंट्री के ऊपर। तो ये तो सारी बातें हमने यहाँ पे कवर कर ली। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स के बारे में है। इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल जो प्राइम मिनिस्टर के लिए होती है दैट इज EACPM, उन्होंने अभी हाल ही में सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स को रिलीज किया है स्टेट्स के लिए, और स्टेट्स में जो स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके लिए। सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स ये बताता है कि सोसाइटी की ओवरऑल प्रोग्रेस कितनी हुई है। जब हम सोसाइटी के ओवरऑल प्रोग्रेस की बात करते हैं तो मामला आता है हेल्थ कैसे बढ़िया हुई, एजुकेशन का स्टेटस बढ़िया हुआ कि नहीं हुआ, लोगों की जो लाइवलीहुड है वो बेटर हुई है कि नहीं हुई है। कई सारे पैरामीटर्स होते हैं जिसके बेसिस पर ये इवेल्युएट किया जाता है कि जो सोसाइटी है वो प्रोग्रेस कर रही है कि नहीं कर रही है, और अगर सोसाइटी प्रोग्रेस कर रही है तो किस स्टेट में ज़्यादा किस स्टेट में कम प्रोग्रेस कर रही है। तो ये कॉम्प्रिहेंसिव टूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है जिससे हम होलिस्टिकली मेजर कर पाते हैं कंट्री में नेशनल या सब नेशनल लेवल पे सोशल प्रोग्रेस को। इसे मैंडेट और रिलीज किसके द्वारा किया जाता है? EACPM के द्वारा, दैट इज इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू दी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो EACPM के ऊपर जिम्मेदारी है और ये इसको रिलीज करते हैं। हालांकि तैयार ये नहीं करते, मतलब ये एडवाइजरी काउंसिल के पास और भी काम है, वो जाके डेटा कलेक्ट करके इंडेक्स प्रिपेयर नहीं करती। तो इंडेक्स प्रिपेयर करने का काम किसका है? प्रिपेयर करने का काम है इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस के पास, और जो सोशल प्रोग्रेस इंपरेटिव है ये लोग मिलकर इसे तैयार करते हैं। उसके बाद इसे EACPM को सबमिट कर दिया जाता है और वो उसको रिलीज करते हैं। सिग्निफिकेंस की बात करें तो ये रिपोर्ट एक क्रिटिकल इनेबलर है, एक टूल है पॉलिसी मेकर्स के लिए कि आने वाले समय में आपको किस प्रकार के सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ को इंश्योर करना है और आपको क्या करना होगा। एक आइडिया लग जाता है बाय दिस इंडेक्स। अगर हम देखें तो स्पेशल सेक्शन इस रिपोर्ट का ये होता है कि ये 112 जो एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं
जो डिस्ट्रिक्ट्स काफ़ी बैकवर्ड हैं, लगातार खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके डेटा को भी कलेक्ट करता है और उनकी प्रोग्रेस को हाईलाइट करता है। तो हमें आइडिया लग जाता है कि जो एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पर चेंजेस आ भी रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। ग्रास रूट लेवल पे जो ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग है उसे डेवलप कर पाते हैं। डायमेंशंस की बात करें, अब यहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा कि एक्चुअली में व्हेन वी से सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स, व्हाट डज इट एग्जैक्टली मीन बाय सोशल प्रोग्रेस। सोशल प्रोग्रेस का मतलब क्या है, अगर आप इसे समझना चाहते हो तो आप इसके डायमेंशंस को समझो, आपको आइडिया लग जाएगा कि अच्छा इसमें इंप्रूवमेंट होगा तो हम इसे सोशल प्रोग्रेस समझ लेंगे। जो इंडेक्स है ये एक्चुअली में 12 कंपोनेंट अपने आप में अकोमोडेट करता है और इन 12 कंपोनेंट्स को हम 3 क्रिटिकल डायमेंशंस में डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहला है बेसिक ह्यूमन नीड्स। तो क्या सोसाइटी में लोगों की बेसिक ह्यूमन नीड पूरी हो पा रही है? ऐसा करने के लिए हम न्यूट्रिशन के लेवल को और बेसिक मेडिकल केयर को इवैल्यूएट कर लेते हैं, वाटर और सैनिटेशन देख लेते हैं, पर्सनल सेफ्टी और शेल्टर देख लेते हैं कि क्या सभी के पास घर है और वो सेफ फील करते हैं। अगर इसमें प्रोग्रेस हुई है तो सोशल प्रोग्रेस हुई है, नहीं हुई है तो नहीं हुई है। नाउ दूसरा है फाउंडेशंस ऑफ वेलबींग। ऐसी चीजें जो एक व्यक्ति की वेलबींग को इंश्योर करती हैं, दैट इज बेसिक नॉलेज, इंफॉर्मेशन की एक्सेस, कम्युनिकेशन, हेल्थ एंड वेलनेस और इन्वायरमेंटल क्वालिटी। अगर इसमें प्रोग्रेस हुई है तो सोशल प्रोग्रेस हुई है, नहीं हुई है तो सोशल प्रोग्रेस नहीं हुई है। तीसरा अपॉर्चुनिटी, क्या लोगों के पास अपॉर्चुनिटी है? इसमें एक व्यक्ति का पर्सनल राइट देखा जाता है, उसके पास पर्सनल फ्रीडम एंड चॉइस कितनी है। इंक्लूसिवनेस क्या है, क्या सभी लोगों को पॉलिसी मेकिंग में, इकोनॉमी में हिस्सा मिल रहा है। और एडवांस एजुकेशन क्या सभी लोगों को मिल पा रही है। तो अगर इन सभी पैरामीटर्स पे किसी स्टेट या यूटी में प्रोग्रेस देखने को मिल रही है तो हम उसे इवैल्यूएट कर लेते हैं, और देखने को नहीं मिलती तो फिर हम बोलते हैं कि भाई देखो यहाँ पे इंटरवेंशन रिक्वायर्ड है, काम करना पड़ेगा। ये जो इंडेक्स निकल के आया इसमें टॉप पोजीशन स्टेट एंड यूटीज की एक साथ इवैल्यूएट की गई। तो स्टेट्स एंड यूटीज में टॉप पोजीशन पे पुदुचेरी रहा, उसके बाद लक्षद्वीप, देन गोवा, देन सिक्किम, देन मिजोरम, देन तमिलनाडु, उसके बाद हिमाचल, चंडीगढ़, केरला, जम्मू एंड कश्मीर का नंबर रहा। तो स्टेट्स एंड यूटीज का ओवरऑल इवैल्यूएशन किया गया। इसके अलावा इवैल्यूएशन किया गया डिस्ट्रिक्ट्स का भी, कि कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो आइजॉल ने मिजोरम से अच्छा परफॉर्म किया है, ये टॉप पे है डिस्ट्रिक्ट्स की कैटेगरी में। जो सोलान है हिमाचल प्रदेश में वो सेकंड पे है, और शिमला थर्ड पे है हिमाचल से। तो ये डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे अच्छी सोशल प्रोग्रेस देखी जा रही है। तो ये तो सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स के बारे में हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया। आइए देखते हैं अगला आर्टिकल। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो आयुर स्वास्थ्य योजना के बारे में है। हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने एक स्कीम को रिफॉर्मुलेट किया है और उसका नाम रखा गया है आयुर स्वास्थ्य योजना। सबसे पहले तो ये कोई नई स्कीम नहीं है आयुर स्वास्थ्य योजना, ये 2 एग्जिस्टिंग स्कीम्स को मर्ज करके तैयार की गई है। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम होगी जो स्कीम मर्जर के बाद बन रही है, और सेंट्रल सेक्टर स्कीम का मतलब साफ होता है कि इसमें जो भी खर्च आएगा वो केंद्र सरकार वहन करेगी, और नोडल मिनिस्ट्री रहेगी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। यहाँ पे जो 2 स्कीम्स मर्ज की गई हैं उनके नाम मैं आपको बता देता हूँ। पहली है सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ ग्रांट इन एड फॉर प्रमोशन ऑफ आयुष इंटरवेंशन एंड पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव, और दूसरा है सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर असिस्टेंस टू आयुष ऑर्गेनाइजेशन इंगेज्ड इन आयुष एजुकेशन, ड्रग डेवलपमेंट एंड रिसर्च फॉर अपग्रेडेशन टू सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। तो जो पहला था उसमें हम ग्रांट इन एड देते हैं और दूसरे में भी असिस्टेंस दिया जाता है। ये 2 प्रकार की स्कीम्स थी जो आयुष इंटरवेंशन में पैसे लगाती थी और उसके जरिए हम आयुष के पूरे सेक्टर को एक्सपेंड करने की कोशिश करते हैं, जिसमें आयुर्वेद, योगा, सिद्धा, ये सारी जो ट्रेडिशनल मेडिसिन हैं वो शामिल होती हैं। अब जो नई स्कीम तैयार की गई दोनों को मर्ज करके उसमें 2 ब्रॉडर कंपोनेंट तैयार किए गए। जो पहला कंपोनेंट है दैट इज ऑफ आयुष एंड पीएचआई, दैट इज पब्लिक हेल्थ इंक्लूसिवनेस या इनिशिएटिव यू कैन से। इसके तहत जो आयुष इंटरवेंशन, पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन यू कैन से, तो इसमें जो आयुष इंटरवेंशन है रोल आउट किया जाएगा कॉमन पब्लिक हेल्थ इश्यूज पर, जो बहुत ही नॉर्मल बीमारियां नहीं होती हैं, उनमें जो ट्रेडिशनल मेडिसिन हैं वो कैसे काम कर सकती हैं, कम्युनिकेबल डिसीज में भी, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज में भी। जो एमसीएच है, एमसीएच में बेसिकली हीमोग्लोबिन को मेजर किया जाता है। जेरियाट्रिक केयर मतलब जब लोग बुजुर्ग हो जाते हैं तो कई तरीके की प्रॉब्लम्स होती हैं, उसे कैसे हम केयर करें, और मेंटल हेल्थ, इन सभी चीज़ों में जो ट्रेडिशनल मेडिसिन हैं वो कैसे कारगर साबित हो सकती हैं, उसमें इंटरवेंशंस किए जाएंगे। इसका होगा पहला कंपोनेंट। और दूसरा कंपोनेंट होगा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, जहाँ पे दिया जाएगा फाइनेंशियल असिस्टेंस। किसे दिया जाएगा? एलिजिबल इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन को दे सकते हैं, इंस्टीट्यूट्स को दे सकते हैं, जो फंक्शंस या फैसिलिटीज़ को अपग्रेड कर रहे हैं, रिसर्च और डेवलपमेंट को बढ़ावा दे रहे हैं आयुष की एक्टिविटीज़ में, तो पैसे भी दिए जाएंगे और इस प्रकार से इंप्रूवमेंट्स भी किए जाएंगे। तो ये तो हमने ये आयुष स्वास्थ्य योजना के बारे में देख लिया। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो रूल 267 जो राज्यसभा रूल बुक का है उसके बारे में है। राज्यसभा का जो रूल बुक है 267 वो एक बोन ऑफ कंटेंशन बना हुआ है इस समय अपर हाउस में, क्योंकि इसके तहत जो भी नोटिस लाई जा रही हैं अपोजिशन के द्वारा इस विंटर सेशन में, उसे जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं वो एक्सेप्ट कर ही नहीं रहे हैं।
तो यहाँ पर जो अपोजिशन पार्टी के मेंबर्स हैं उनका ये कहना है कि अगर इस प्रकार के स्ट्रॉन्ग टूल का इस्तेमाल हो ही नहीं सकता तो फिर रूल बुक में ये है ही क्यों। अब समझ में आता है कि एक स्ट्रॉन्ग टूल है जिसका इस्तेमाल अपोजिशन की पार्टीज कर सकती हैं, लेकिन वो कर नहीं पा रही हैं बिकॉज अल्टीमेटली इस प्रकार की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया जाएगा या नहीं ये तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर के ऊपर ही होता है। क्या है ये पूरा माजरा, आइए मैं आपको बता देता हूँ। रूल 267 राज्यसभा की रूल बुक का एक स्पेशल पावर देता है राज्यसभा को कि अगर मान लीजिए कोई इंपॉर्टेंट इशू अराइज हुआ है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो रूल 67 के तहत 267 के तहत उस मामले को रेज करने के लिए उस दिन का जो पूरा एजेंडा है, जो कामकाज है, उसे स्थगित किया जा सकता है, रोका जा सकता है और इसके लिए एक मोशन रखा जा सकता है चेयरमैन के सामने। और जो चेयरमैन है अगर वो अप्रूव कर देते हैं इस रूल के तहत उस प्रकार के मोशन को, तो बाकी का सारा कामकाज बंद कर दिया जाएगा और उस मुद्दे पर बातचीत होगी। और जब उस मुद्दे पर बातचीत होगी तो किसी भी और प्रकार का डिस्कशन या बिजनेस उस दिन नहीं होगा, सिर्फ उसी मुद्दे पर बातचीत होगी। क्वेश्चन पूछे जाएंगे अपोजिशन पार्टी के द्वारा ऑन दिस इशू और जो गवर्नमेंट है, रूलिंग पार्टी है, उसे रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। अब रूल 67 को लेकर 267 को लेकर अभी जो कंट्रोवर्सी है वो इस मामले पे है कि बिकॉज अभी इंडिया और चाइना के बीच में क्लैश देखने को मिला है। इंडिया और चाइना के बीच में जो क्लैश देखने को मिला है उसमें कई सारे इंडियन सोल्जर्स भी घायल हुए हैं और चाइनीज सोल्जर भी घायल हुए हैं। ये पूरा मामला क्या है, इसके ऊपर जो अपोजिशन पार्टी है वो गवर्नमेंट से क्वेश्चंस पूछना चाहती है और कहीं ना कहीं वो उनके ऊपर एक सेंसर इंपोज करना चाहते हैं और इसी के लिए वो मोशन लाना चाहते हैं रूल 267 का इस्तेमाल करके। लेकिन जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं वो उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं। ये एक एक्सेप्शनल रूल होता है। वैसे जो बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे होते हैं ना, मतलब ऐसा कोई मुद्दा जो नेशनल इशू से रिलेटेड हो, उसमें इसे रेज किया जाता है, बट अलाउ नहीं किया जा रहा। गवर्नमेंट को रिस्पॉन्ड भी करना होता है, रिप्लाई भी करना होता है अगर कोई इशू रूल 267 के एम्बिट में उठाया जा रहा है। तो बार बार इसे रिजेक्ट क्यों कर दिया जा रहा है? जब प्रिसाइडिंग ऑफिसर इसको रिजेक्ट करते हैं तो उनका यह कहना होता है कि इस प्रकार के रूल का इस्तेमाल करके डिस्ट्रप्शन कॉज किया जाता है और हाउस की फंक्शनिंग को डिस्टर्ब किया जाता है, इसीलिए हम इस रूल के इस्तेमाल को बार बार अलाउ नहीं करेंगे। जबकि सच्चाई तो ये है कि इस रूल का इस्तेमाल एक्सेप्शनली होता है। पार्लियामेंट्री रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग भी 1990 से लेकर 2016 के बीच में इस रूल का इस्तेमाल केवल 11 बार ही किया गया है और लास्ट टाइम जो इसका इस्तेमाल हुआ था वो 2016 में हुआ था, जब चेयरमैन हामिद अंसारी जी ने अलाउ कर दिया था एक डिबेट को डिमोनेटाइजेशन जो करेंसी का किया गया था उसके ऊपर। तो उन्होंने लास्ट टाइम इस रूल को जब एक्नॉलेज किया गया या इसके बेसिस पर जो मोशन लाया गया उसको एक्सेप्ट किया था, उसके बाद पिछले 5-6 सालों में इस रूल को एक्सेप्ट किया ही नहीं गया है और इसके बेसिस पे कोई भी मोशन एक्नॉलेज नहीं किया गया। तो ये तो पूरा रूल 267 और इसको लेकर जो कंट्रोवर्सी है उसके बारे में हमने समझ लिया। जब पार्लियामेंट्री टूल्स के ऊपर मान लीजिए कोई क्वेश्चन आ जाए मीन्स में भी, तब भी आपके काम आ जाएगा। प्रीलिम्स को क्वेश्चन आएगा तो फिर आप कर ही लोगे, ठीक है। चलिए अब अपना नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो फ्रोजन कोरल्स के बारे में है। साइंटिस्ट ने सक्सेसफुली ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ से कोरल्स को फ्रीज कर दिया, जमा दिया, और ये पहली बार इस प्रकार का ट्रायल किया गया। दैट वाज मोर और लेस सक्सेसफुल। साइंटिस्ट ने इसको जब कोरल्स को जमाया तो उसमें उन्होंने क्रायो मेश का इस्तेमाल किया। मेश का मतलब देखो जाल होता है, ये बहुत ही महीन जाल है जिसमें फैब्रिक्स का इस्तेमाल किया गया है और जो छोटे छोटे कोरल्स होते हैं ना उनको उसमें रख के जमा दिया गया और ये काम किया गया। मतलब जो कोरल लार्वा है चूंकि वो बहुत छोटे होते हैं तो क्रायो मेश बना तो वैसे फैब्रिक से ही होता है, कपड़े से ही बना होता है, बट बहुत स्पेसिफिक डिजाइन में उसको तैयार किया जाता है जिसमें हम कोरल लार्वा को स्टोर करके जमा सकते हैं। ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूट ऑफ मरीन साइंसेस ने इसमें ये पूरा काम किया है। ग्रेट बैरियर रीफ के जो कोरल्स हैं वो पिछले समय में 4 ब्लीचिंग इवेंट्स फेस कर चुके हैं। अब आपको एक मन में सवाल आ रहा होगा कि मतलब कर क्या रहे हो आप, उनको फ्रीज क्यों करना है? लाइक वो समंदर में मजे से रह रहे हैं, उनका लार्वा आगे बड़ा होगा और कोरल कॉलोनी को कंट्रीब्यूट करेगा, तो आपको उनको जमाना क्यों है? देखिए होता ये है ना कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज की वजह से कई बार जो ओशन वाटर है उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, एसिडिटी बढ़ जाती है, इसकी वजह से कोरल ब्लीचिंग शुरू हो जाती है। कोरल का अपना कोई कलर तो होता नहीं है देखो, और ना ही कोरल अपने लिए खाना बना पाता है। तो जो कोरल्स होते हैं या कोरल पॉलिप्स होते हैं ना, उनके ऊपर एल्गीज बैठे होते हैं और ये जो एल्गीज होते हैं ये काइंड ऑफ प्लांट ही होते हैं छोटे छोटे, तो ये सनलाइट से खाना बनाते हैं और ये जो एल्गीज होते हैं इनके पास मल्टीपल कलर होता है। तो जो कोरल आपको कलरफुल दिखते हैं दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ कोरल्स बट दैट इज बिकॉज ऑफ दीज काइंड ऑफ एल्गीज। तो ये जो एल्गीज होते हैं ये जो फेवरेबल एटमॉस्फेयर है उसी के समय इन कोरल पॉलिप से अटैच होते हैं। अगर ओशन वाटर में किसी प्रकार का चेंज आ जाए, टेम्परेचर बढ़ जाए, एसिडिटी बढ़ जाए या पानी क्लीन ना रह जाए, ऐसी कंडीशन में ये जो इसके ऊपर एल्गीज होते हैं या तो इस कोरल को ये छोड़ देते हैं या फिर ये खुद मरने लग जाते हैं। और जब ये मरने लग जाते हैं या इस कोरल को छोड़ देते हैं तो चूंकि इनका अपना कोई कलर तो होता नहीं है, तो इनका जो ये कलर होता है बिकॉज ऑफ एल्गी ये खत्म हो जाता है और ये सफ़ेद कलर के दिखने लग जाते हैं। चूंकि कैल्शियम कार्बोनेट से इनका जो पॉलिप है, कवच है, वो बना होता है।
तो चूंकि इनका जो कलर है वो सफ़ेद हो जाता है, क्योंकि जो इसके ऊपर एल्गी होती हैं वो उसे छोड़ देती हैं, तो काइंड ऑफ ब्लीचिंग ऐसा लगता है जैसे ब्लीचिंग हुई है इसकी, क्योंकि कलर सफ़ेद हो गया है। इसीलिए इस इवेंट को, इस इंसिडेंट को कोरल ब्लीचिंग कहा जाता है। पिछले समय में, पिछले 7 सालों में 4 ब्लीचिंग इवेंट्स देखने को मिल चुके हैं, जहां पर एक ब्लीचिंग इवेंट तो लानिना की वजह से देखने को मिला था, जिसमें ग्लोबल जो ओशन का टेम्परेचर है वो चेंज हो गया था। अब इस प्रकार से जब ब्लीचिंग्स होती हैं तो कोरल के पास जो खाना मिलता था इस प्रकार के एल्गी से वो मिलता नहीं है, तो ये मरने लग जाते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ कोरल की प्रजातियां बहुत कम हों और इस प्रकार के ब्लीचिंग इवेंट में वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएं, हमेशा के लिए मर जाएं। ऐसा होगा तो हम उन कोरल स्पीसीज को हमेशा के लिए खो देंगे। तो कैसा रहेगा कि हम उनमें से कुछ स्पीसीज को फ्रीज करके रख लें, लंबे समय तक हम उन्हें स्टोर करके रख सकते हैं, और बाद में जब हमें ऐसा लगेगा कि हाँ ये प्रजाति खत्म हो रही है तो हम उसे री इंट्रोड्यूस कर पाएंगे। तो इस तरीके से हम उन्हें फ्रीज करके उनका एक बैंक बना सकते हैं, जिसमें हम बाद में उन्हें री इंट्रोड्यूस करने की कैपेसिटी में आ जाएंगे। सो दैट इज द कोर ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रायोमेश, या जो उनको फ्रीज करने का हम ये काम कर रहे हैं वो इसीलिए बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने का एक तरीका है। तो क्रायोमेश एक स्पेशली फैब्रिकेटेड मेश है, यानी कि फैब्रिक से बनाया हुआ एक जाल है जो बहुत महीन है, जिसका इस्तेमाल हम क्रायो प्रिजर्वेशन के लिए कर सकते हैं। ये बहुत हल्का है और बहुत सस्ते में बनाया जा सकता है, और ये कोरल्स को अच्छे से प्रिजर्व भी कर सकता है। मेश टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम कोरल लार्वा को -196 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज करके स्टोर कर सकते हैं। कोरल क्रायो प्रिजर्वेशन का फायदा यह है कि हम बाद में इन्हें री इंट्रोड्यूस कर सकते हैं वाइल्ड में, और इससे हम इनकी प्रजाति को क्लाइमेट चेंज से बचा सकते हैं। इससे हम बिगर और ज़्यादा डाइवर्स बैंक बना सकते हैं फ्रोजन लिविंग कोरल्स का, जो हमारी बायोडाइवर्सिटी को अल्टीमेटली प्रिजर्व करेगा। तो बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करने के अगर ऐसे तरीके हमारे पास हैं तो आप जानते रहिए, ये आपके प्रीलिम्स के काम का भी है और मेंस के काम का भी है, एग्जाम्प्लिफिकेशन के काम आ जाएगा। तो आइए नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल अर्बन 20 इवेंट के बारे में है। इंडिया के पास G20 की प्रेसिडेंसी है अभी, तो अपनी प्रेसिडेंसी के एम्बिट में इंडिया ने अर्बन 2023 इवेंट को ऑर्गेनाइज करने का प्लान बनाया हुआ है। ये एक्चुअली में G20 ग्रुप में जो भी कंट्रीज आती हैं उनका एक इंगेजमेंट है अर्बन प्लानिंग को लेकर। ये प्लेटफॉर्म G20 कंट्रीज को एक मौका देता है कि वो जो अर्बन डेवलपमेंट के इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं, सोशल इंक्लूजन के इश्यूज हैं, उन पे मिलकर बातचीत कर सकते हैं। G20 की प्रेसिडेंसी इंडिया के पास है 2023 साइकिल के लिए, तो मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स होस्ट कर रहा है U20 को भी। जो G20 कंट्रीज हैं उनके मेयर्स एंड रिप्रेजेंटेटिव इसका हिस्सा होंगे। फर्दर जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं C40 जिसे आप क्लाइमेट 40 भी कह सकते हो, ये जो ग्रुप है ये 2005 में बनाया गया था। इसमें टोटल मोर देन 90 सिटीज़ हैं जो इसका हिस्सा हैं। इसके अलावा यूनाइटेड सिटीज़ एंड लोकल गवर्नमेंट की जो मेंबर सिटीज़ हैं और ऑब्जर्वर सिटीज़ हैं वो इसमें शामिल होती हैं। ऑब्जेक्टिव है इंटेंशन टू एक्शन। प्लान तो बहुत है कि सिटीज़ को बचाएंगे, उनका इंक्लूसिव डेवलपमेंट करेंगे, बट करोगे कैसे? एक्शन में आ जाओ। जो गैप्स हैं पॉलिसी एंड प्रैक्टिस में उसे फुलफिल करना है और कुछ एरियाज़ पर फोकस करना है, जैसे कि जो बिहेवियर है सिटीज़ का वो रिस्पॉन्सिव हो और इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हो। वाटर सिक्योरिटी को इंश्योर करेंगे, क्लाइमेट चेंज को काउंटर करने के लिए क्लाइमेट फाइनेंस को एक्सेलरेट करेंगे, लोकल पोटेंशियल को लिवरेज करेंगे और आइडेंटिटी इंश्योर करेंगे। हम अर्बन गवर्नेंस को री इन्वेंट करेंगे, पॉलिसी फ्रेमवर्क बेहतर करेंगे और जो डिजिटल अर्बन फ्यूचर्स हैं उनको कैटलाइज करेंगे। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो अप्रोप्रिएशन बिल के बारे में है। अप्रोप्रिएशन बिल का इस्तेमाल किया जाता है जब भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से सरकार को पैसे निकालने होते हैं। जब तक ये बिल पार्लियामेंट में पास नहीं होता तब तक CFI में से पैसे नहीं निकलते। सीधी बात एक लाइन में तो यही है, सरकार को कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से पैसे चाहिए तो पार्लियामेंट्री अप्रूवल चाहिए, क्योंकि वो पैसा हमारा आपका है जो हमने टैक्स देके वहाँ पे रखा हुआ है। तो हमारे रिप्रेजेंटेटिव जब उसको अप्रूव करेंगे तभी सरकार वो पैसा ले सकती है। और अप्रूवल देने के लिए पार्लियामेंट में जो बिल इस्तेमाल किया जाता है उसी बिल को अप्रोप्रिएशन बिल कहा जाता है। इसके बाद उन्हें पैसा अप्रोप्रिएट कर दिया जाता है, ग्रांट कर दिया जाता है। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ने एक अप्रोप्रिएशन नंबर 5 बिल 2022 के लिए अभी वहाँ पे रखा हुआ है। मतलब ये बिल कुल मिला के अभी राज्यसभा में गया है तो न्यूज़ में आया है। अप्रोप्रिएशन बिल पावर देता है सरकार को कि वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से पैसा निकाल सकते हैं। आर्टिकल 114 ये कहता है कि CFI में से पैसा तभी निकाला जा सकता है जब पार्लियामेंट का अप्रूवल मिले। पीछे का बैकग्राउंड या जो रीज़न है मैंने आपको बता दिया। हमने आपने पैसा CFI में जमा किया है, वो पैसा हमारा आपका है, तो सरकार बिना हमारे या आपके रिप्रेजेंटेटिव्स के अप्रूवल के उसको नहीं निकाल सकती। हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स पार्लियामेंट में बैठते हैं, तो जब तक पार्लियामेंट अप्रूव नहीं करेगी सरकार को CFI में से पैसा नहीं मिलेगा। और CFI में से सरकार को पैसा चाहिए तो वो सबसे पहले लोकसभा में एक अप्रोप्रिएशन बिल लेकर आते हैं जिसके ऊपर डिस्कशन होता है। इन जनरली बजट प्रोसीजर का, बजट के पास होने के प्रोसीजर का पार्ट होता है। ठीक है, उसके बाद जब डिमांड फॉर ग्रांट पे वोटिंग हो जाती है तो
तो फिर अप्रोप्रिएशन बिल आता है। अप्रोप्रिएशन बिल के डिफीट होने का या पास ना होने का मतलब है सरकार को रिजाइन करना पड़ेगा। मतलब साफ है ना, आपके पास मेजोरिटी ही नहीं है, आप अपने काम करने के लिए पैसा नहीं निकाल सकते, तो आप सरकार में कैसे बैठे हो। एक बार लोकसभा में पास हो गया तो राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा के पास कुछ खास अधिकार नहीं होता, सजेशन दे सकते हैं केंद्र सरकार, मतलब लोकसभा माने न माने उनकी मर्जी। प्रेसिडेंट ने एसेंट दे दी तो अप्रोप्रिएशन बिल अप्रोप्रिएशन एक्ट बन जाता है। अप्रोप्रिएशन एक्ट बनने के बाद सरकार को पैसे मिल जाते हैं। इस एक्ट का एक खास पार्ट ये है, फीचर ये है कि ऑटोमेटिकली रिपील हो जाता है। जैसे एक बार कोई कानून बन गया ना तो वो कानून लंबे समय तक बना रहता है। ये भी तो एक कानून है ना, एक्ट बन गया तो कानून बन गया। लेकिन इसके साथ ऐसा माजरा नहीं है, ये सरकार को पैसे देने के लिए आया था, सरकार को जैसे ही पैसे इसके तहत ग्रांट हो जाएंगे, इसका जो माजरा है वो खत्म हो जाएगा। जो गवर्नमेंट है वो सीएफआई में से इसके इनेक्टमेंट के बिना पैसे नहीं निकाल सकती। कई बार ऐसा होता है कि अप्रोप्रिएशन बिल को पास होने में समय लगता है जब बजट सेशन चल रहा होता है, तो बजट सेशन में अप्रोप्रिएशन बिल का आना और उससे पैसे निकलना, इसमें समय लगता है। तो इन बिटवीन जो सरकार को पैसे चाहिए होते हैं वो वोट ऑन अकाउंट से निकाल लिए जाते हैं। खैर अब तो वोट ऑन अकाउंट की जरूरत नहीं पड़ती, बिकॉज फाइनेंशियल ईयर के पहले ही ये प्रोसीजर कंप्लीट कर लिया जाता है। पहले वोट ऑन अकाउंट की जरूरत पड़ती थी। ठीक है, तो ये तो अप्रोप्रिएशन बिल का पूरा मामला हो गया। रिविजन करते हैं। आईएनएस अरनाला ऑफशोर पेट्रोल वेसल है, शुद्ध रूप से गलत है, ये एंटी सबमरीन वॉरशिप है। सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स स्टेट एंड यूटीज में चंडीगढ़ टॉप पे रहा, गलत है, पुदुचेरी टॉप पे रहा। यहां पर देखिए हमने इसके बारे में डिस्कशन कर भी लिया था कि स्टेट्स एंड यूटीज का एक कंपोजिट निकाला गया है इंडेक्स, तो पुदुचेरी टॉप पे था। तो दूसरा वाला तो हमने देख लिया। तीसरा है आयुष स्वास्थ्य योजना, सेंटर सेक्टर स्कीम है, सही बात है। सीएफआई पार्लियामेंट के अप्रूवल के बिना पैसे निकल सकते हैं सीएफआई में से, गलत है, जब तक वो अप्रूवल नहीं देंगे पैसे नहीं निकलेंगे। हमारा आज का ये सेशन यहाँ पे समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।